बच्चों, अब हम फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब हम 11th क्लास में आ गए हैं। तो सबसे पहले 10th को 11th से कनेक्ट करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमारा जो पहला चैप्टर है, वैसे इसका कोई ख़ास इम्पोर्टेंस ऐसी कुछ है नहीं कि ये एग्ज़ाम बेस्ड अगर देखें तो एग्ज़ाम में इसका ना के बराबर जो है क्वेश्चंस आते हैं और आते भी नहीं हैं अदरवाइज़। और इसके अलावा अगर हम देखें कंपटीशन लेवल में, तो भी कंपटीशन लेवल में भी इसमें से बिल्कुल ना के बराबर इसका इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। बट ये आपको 10th से 11th से जोड़ने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये हमें नेचुरल जो हमारा साइंस मतलब फ़िज़िक्स है उसके बारे में हमें बताती है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो जैसा कि हम फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। सो फर्स्टली वी शुड स्टडी साइंस, है ना। पहले साइंस को ही पढ़ते हैं। साइंस है क्या, व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस की बात करें तो आप आसपास जो भी दिख रहा है सब साइंस है ना। आप कुछ भी चीज़ खाना पकता है उसमें भी साइंस है। चेंजेस जो हो रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर जो इंटरनल जो हो रहा है यानी कि बायोलॉजी, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट बीट जो हो रहा है ना, ब्रीदिंग हो रहा है, सब मतलब बायोलॉजी वो। या आप लाइट की बात करें, लाइट अभी हम लाइट में पढ़ रहे हैं, वो सब मीन्स आप जो भी चीज़ों से घिरे हुए हैं सारी चीज़ें साइंस से कनेक्टेड है ना। तो अगर हम साइंस की डेफिनेशन फॉर्म में अगर बोलना चाहें तो साइंस है क्या। साइंस इज़ अ सिस्टेमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। जो भी हमारे नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं उनको डिटेल्ड एंड डेप्थ में स्टडी करना, मीन्स इन सच अ वे, ठीक है, इतना ऐसे तरीके से कि मीन्स जितना पॉसिबल हो उतना डिटेल और डेप्थ में स्टडी करना किसी भी फिनोमिना की, उसे हम साइंस बोलेंगे, ठीक है। एंड उस जो भी नॉलेज हम गेन करें उसे आगे जो है उसको मॉडिफाई करना, उसको फिनोमेना मतलब उस फिनोमेना में जो भी नॉलेज हमने गेन किया उसको आगे यूज़ कर सकें, ठीक है। वो सब कुछ हम साइंस में पढ़ते हैं। आगे प्रेडिक्शंस सारा मतलब साइंस में ही ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और तो इस तरीके से हम साइंस को क्या कह सकते हैं, साइंस इज़ एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस, ठीक है। जैसे हम प्रेडिक्ट भी तो करते हैं कि कल क्या होने वाला है, बारिश होगी या धूप निकलेगी, वो सारा भी साइंस में ही आता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम साइंस मानते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात मानी जाती है साइंस के लिए, दैट इज़ साइंस इज़ एवर डायनेमिक। एवर डायनेमिक से मतलब है कि ये कहते हैं निरंतर चलती रहती है, मीन्स इसका एंड कहीं नहीं है। मीन्स अगर हम किसी थ्योरी को, किसी भी कॉन्सेप्ट को हम कहें कि हमने ये ख़त्म हो गया, तो वो हो ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं साइंस में। साइंस का मतलब ही ये है कि आप चलते मतलब किसी भी नॉलेज की को गेन करने के बाद उस नॉलेज में से जो हमने गेन किया, उस पार्ट में जो हमने गेन किया, उस कॉन्सेप्ट में जो हमने गेन किया, उस पर भी और थ्योरीज आती रहती हैं, है ना। तो मीन्स नेवर एंडिंग, साइंस को कह सकते हैं कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, कोई फाइनल थ्योरी नहीं होती इसमें, ठीक है। एंड नो अनक्वेश्चनड और अनऑथोरिटी अमंगस्ट साइंटिस्ट, और अनक्वेश्चनड भी कुछ नहीं होता। एक थ्योरी आ जाती है, उस पर वक्त चलता रहता है, उस पर और भी चीज़ें निकल के आती हैं और नई थ्योरीज आती रहती हैं। तो ये चीज़ें क्या है, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो है कि कभी ख़त्म नहीं होती और ये हमेशा चलती रहती है। और कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता साइंस में कि हाँ कि वो पूरा है, ठीक है, उसको हम पूरा नहीं मान सकते, मतलब उसमें चीज़ें निकलती रहती हैं, उसके बारे में हम और भी स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट
कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंटिफिक अटेम्प्ट्स, साइंटिफिक स्टेप्स हमें अप्लाई करने होते हैं। जैसे कि हम साइंटिफिक स्टेप्स में जो इंक्लूड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहला, हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है करनी होती है किसी भी, जैसे हम एक्सपेरिमेंट को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हमने एक ऑब्जर्वेशन किया और कह दिया कि हाँ ये होता है और कुछ नहीं, तो ये गलत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये गलत है। हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट्स में अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया और हम कहें कि हाँ यही है ये रहा आंसर, तो ये गलत होगा। ठीक है, मीन्स हम और भी एक्सपेरिमेंट्स और भी ऑब्जर्वेशंस उसमें से करते हैं। और ऑब्जर्वेशंस किस चीज़ के लिए की जाती है? एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि हम साइंस में हम एक्यूरेसी के लिए वर्क करते हैं कि जो चीज़ हमें मिल गई है वो एक्यूरेट, कंप्लीट एक्यूरेट तो हम किसी चीज़ को मानते ही नहीं है साइंस में, उस पर भी हम वर्क करते हैं और चाहते हैं कि उसमें एक्यूरेसी हमें मिले। हर चीज़ में एक्यूरेसी की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको स्टडी करते हैं एंड लुकिंग फॉर देम फॉर देयर लॉजिकल बिहेवियर बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल बिहेवियर का स्टडी करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं उसमें। ठीक है, वैल्यूज़ निकालते हैं यानी थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस करते हैं, थ्योरीज यानी कि बनाते हैं, और वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ द मॉडल भी होता है। वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन से मतलब है कि हम उस थ्योरी को वेरीफाई करते हैं कि सही है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो है थ्योरीज बन भी जाती हैं और फॉल्सिफिकेशन भी हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, पहले हम एक मतलब ये निकला ही था कि मतलब हम प्लूटो को पहले जो है प्लैनेट माना करते थे, बट आपको पता है अब वो प्लैनेट्स में इंक्लूड नहीं होता है, अब वो ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। तो मीन्स क्या, वो पहले तो एक्सेप्ट हुआ और फिर मतलब प्लैनेट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया कि हमने प्लैनेट जो है देखा है, और मतलब प्लैनेट के बारे में पहले ही आया कि हाँ प्लैनेट है, एक और प्लैनेट है प्लूटो, बट फिर उसको क्या है फॉल्स यानी कि कर दिया, यानी कि मॉडल्स फॉल्सिफिकेशन भी होता है। ऐसे केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, पीरियडिक टेबल का जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ते हैं, कई सारी थ्योरीज दी गई हैं जो है उसमें आपके एक के बाद एक थ्योरी, डोबेनियर्स और बोर थ्योरी वगैरह है ना। तो ये चीज़ें क्या है, ऑक्टेट थ्योरी, एक थ्योरी अगर आ गई वो सही है तो फिर आगे की ज़रूरत ही क्या थी? नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक थ्योरी आ जाती है उस पर वर्क होता है। ठीक है, और जब फिर उसमें और वर्क होता है तो उससे पता चलता है कि हाँ इसमें ये कमी है, फिर उस कमी को दूर करा जाता है, फिर और उस पर वर्क किया जाता है। तो मीन्स धीरे 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 एक कॉन्सेप्ट पर वर्क होता रहता है और मीन्स हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम साइंस में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि साइंस के उस पार्ट की जिसको कि हम पढ़ेंगे, दैट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स को हम कह सकते हैं कि फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, इसके अलावा इसे हम मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल साइंस भी मानते हैं, है ना, और इसको हम किंग ऑफ साइंस भी कहते हैं जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें फिज़िक्स वर्ड आया कहाँ से, तो फिज़िक्स की बात करें तो ये फ्यूजेस वर्ड, जो ग्रीक वर्ड है फ्यूजेस, उससे उसका मीनिंग होता है नेचर। उससे हमारा जो है नेचर यानी कि नेचर से रिलेटेड साइंस, उसे हम जो है फिज़िक्स में यानी कि फ़िज़िक्स जो है नाम रखा है। ठीक है, फ्यूज से फिज़िक्स हुआ था। यानी कि फ़िज़िक्स है क्या, मीन्स आप जो भी चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं, लाइट जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली गर्मी है तो आप ज़रूर एसी, कूलर या पंखे में बैठे होंगे, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फिज़िक्स। ठीक है, आप अभी इस टाइम यानी कि आप जो यूज़ कर रहे हैं
पेन पेंसिल ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स। इसके अलावा जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस टाइम, दैट इज़ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। और उनकी जो वेव्स हैं उनसे ये सारी जो मैसेजेस हैं ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये सारा यानी कि फ़िज़िक्स है, ठीक है। अब जो हमारा फ़िज़िक्स है और भी साइंसेस के जो ब्रांचेस हैं उनसे कनेक्टेड है। जैसा कि हम फ़िज़िक्स किन साइंस के अदर पार्ट से रिलेटेड है, कुछ की हम बात करते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एक्सरे, डिफ्रैक्शन, रेडियो एक्टिविटी, हम 12th में ये सारी चीज़ें फ़िज़िक्स में पढ़ने वाले हैं किस चीज़ से रिलेटेड? केमिस्ट्री। तो यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है हुई, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस में अगर देखें तो बायोलॉजी में यानी कि अगर देखें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एक्सरे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें हमारे जो है फ़िज़िक्स से रिलेटेड है, फ़िज़िक्स से डेवलप हुई हैं कह सकते हैं, है ना। जो मेडिकल साइंस है, बहुत सारी जो मतलब इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं, वो सारे फ़िज़िक्स ने मतलब जो है डेवलप किए हैं, ठीक है। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो टेलीस्कोप, इट इज़ ऑल्सो डेवलप्ड बाय फिज़िक्स, ठीक है। और मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स और फिज़िक्स का तो कहेंगे कि जहाँ फिज़िक्स है वहाँ मैथ्स है। अब ठीक है, आप देखोगे जितने भी आप चैप्टर सब आगे इसके बाद जो पढ़ने वाले हो, न्यूमेरिकल्स, तो वो सारे मीन्स कैलकुलेशंस सारी की सारी मैथ्स से रिलेटेड हो गई, वो सारा आप फिज़िक्स में पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से अदर जो साइंस ब्रांचेस हैं या अदर साइंस से भी हम जो साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस हैं मीन्स बायोफिज़िक्स, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सारी चीज़ें मतलब हम फिज़िक्स से रिलेट रखते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें फ़िज़िक्स रिलेटेड टू सोसाइटी, तो सोसाइटी की बात करें तो आप जो रेडियो, टेलीफोन, सैटेलाइट, आप मोबाइल जो यूज़ करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, सारा फिज़िक्स से रिलेटेड है। इवन जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो सारी कह सकते हैं आर एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। मीन्स फिज़िक्स को ही हमने मतलब उसको एक इम्प्लीमेंटेशन किया है, ठीक है। तो वही टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आपके पास जो वेव्स के थ्रू हम कनेक्टेड है, सैटेलाइट्स के थ्रू हम टीवी पर सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो वो सब ये सब चीज़ें क्या टेक्नोलॉजी ही है, यानी कि फ़िज़िक्स हमारी टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो फ़िज़िक्स के जो मेन डोमेन्स जो माने जाते हैं या मेन पिलर्स कह सकते हैं इन्हें, या मेन ट्रस्ट्स कह सकते हैं फ़िज़िक्स के, वो दो हैं। और उन दोनों का मैं नाम बता देती हूँ, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। फर्स्ट यूनिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ कि यूनिफिकेशन है क्या। तो यूनिफिकेशन क्या है? यूनिफिकेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनाइट करना, मतलब इकट्ठा कर देना, जैसे बिखरी हुई चीज़ को यूनाइट कर दो, यूनिटी, है ना। तो यूनिफिकेशन मीन्स अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। मतलब बहुत सारे जैसे कि हम चाहते होते हैं कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें अगर हमें पढ़नी है तो हम क्या चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें आ जाएं एक चीज़ को पढ़ने से। तो ऐसे ही इसी अटैम्प्ट को ही मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू या कुछ कॉन्सेप्ट्स या लॉज के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन, ठीक है, समझे। जैसे कि आप अगर एप्पल गिर रहा है तो ग्रेविटेशन, ठीक है। आप मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ग्रेविटेशन। आप अगर हम कहीं पेंडुलम मूव कर रहा है, वो भी ग्रेविटेशन। मीन्स ये सब क्या है, हम चल रहे हैं, हम ऊपर छलांग लगाते हैं, हम भी गिर जाते हैं, ग्रेविटेशन। मीन्स कई सारी चीज़ें ग्रेविटेशन से रिलेट हो गई। तो यानी कि ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है,
ठीक है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं 10th में, तो ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे, ठीक है। मीन्स वो सारा ज़्यादा मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट्स को हम एक साथ इन एक ही चीज़ में या एक दो कुछ कॉन्सेप्ट्स में मतलब और लॉज में कन्वर्ट करके हम अगर यूज़ कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं, या कई सारे कॉन्सेप्ट्स और लॉज को कुछ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसी को हम यूनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और रिडक्शनिज्म की बात करें तो इसका जस्ट ऑपोजिट कहेंगे इसे हम। रिडक्शनिज्म मीन्स कि हम बिगर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर हमें स्टडी करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पहले छोटे छोटे चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को पहले पढ़ते हैं और फिर हम उसके बारे में जान पाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लूँ कि मुझे अगर एक सिंप्लीफिकेशन करना है तो सबसे पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सेपरेटली सीखना पड़ेगा, तब जाके मैं सिंप्लीफिकेशन कर पाऊँगी, है ना। ऐसे ही अगर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब भी तो मुझे पढ़नी पड़ेंगी, तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊँगी, है ना। क्या कभी ऐसा होता है कि हम पहले न्यूमेरिकल कराते हैं आपको, चलो पहले न्यूमेरिकल करो फिर थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ते हैं? नहीं, पहले थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में क्लियर हो जाते हैं, तब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, है ना। ऐसे ही जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, माना मैंने लाइट से रिलेटेड दे दिया, इमेज फॉर्मेशन से, तो आपको यू पता होना चाहिए, वी पता होना चाहिए, है ना, एफ आर, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तभी तो आप उससे रिलेटेड जो है, और मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये चीज़ें जो पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। मीन्स हम छोटी छोटी चीज़ों को जब हम अच्छे से पढ़ पाएंगे तभी उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो जो है रीड हो पाएगा, ठीक है। मीन्स कि एक कॉम्प्लेक्स और बिगर सिस्टम को अच्छे से पढ़ने के लिए हम उसके जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको पहले सेपरेट करके सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। उसी को हम रिडक्शनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म ये दो मेन पिलर्स माने जाते हैं हमारी फिज़िक्स के, ठीक है। कि हम कॉन्सेप्ट्स को जो है छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं, और छोटे छोटे पार्ट्स को हम कोशिश करते हैं कि जो है एक बेसिक लॉ या कुछ कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में वो हम यूनाइट कर पाएँ। तो ये सारा हम फिज़िक्स में करते हैं। नेक्स्ट, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स, मतलब इसमें क्या स्कोप है, तो हम अगर कहें तो इसके जो मेन जो दो डोमेन्स हम कह सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक मीन्स जो मैक्रो मतलब बिगर लेवल का, यानी कि टेरेस्ट्रियल लेवल या कह सकते हैं फाइनाइट साइज़ का, ये पुराने टाइम का है, मतलब इस डोमेन को हम जो है पुराने टाइम बहुत पुराना मानते हैं, और ये क्लासिकल फिज़िक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्लासिकल फिज़िक्स में जो भी मतलब इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम क्लासिकल फिज़िक्स में पढ़ते हैं। जैसे आपका सन के जो है सन के सोलर सिस्टम के बारे में कह सकते हैं, या आप टेलीस्कोप, ठीक है, या आप कहें आपके आसपास जो मोशन है वो सब मतलब हम क्या उसमें मैक्रोस्कोपिक लेवल जो है वो हम क्लासिकल फिज़िक्स में पढ़ते हैं। और इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम पढ़ते हैं स्मॉलर, बहुत ही छोटी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं जो कि मॉडर्न फिज़िक्स में आता है, ठीक है। अभी जो है हम क्लासिकल फिज़िक्स मेनली लेंगे हम, ठीक है। इसमें भी हम मैकेनिज़्म वाला पार्ट ज़्यादा लेंगे, तो अभी हम बहुत मॉडर्न फिज़िक्स हम आगे 12th में काफ़ी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा
एक और जो पार्ट है होता है, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब कुछ साल पहले ही इंक्लूड किया गया है, मेसोस्कोपिक फिज़िक्स, जो कि जिसमें कि हम इन बिटवीन कह सकते हैं या इससे लोअर, और कहें तो टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है उसका हम स्टडी करते हैं, मतलब उस लेवल तक का हम जो है मेसोस्कोपिक फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं, उतना लेवल तक का। ठीक है, इसके अलावा जो है क्लासिकल फ़िज़िक्स में हम जो कुछ पार्ट्स हैं वो मैं बता देती हूँ लास्टली, कि क्लासिकल फ़िज़िक्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैकेनिज्म, हम इसमें इंक्लूड करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में हम जो कि जैसे कि लार्ज सिस्टम्स के बारे में, रिजिड बॉडीज़, लिक्विड्स, रॉकेट, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, मैकेनिकल वेव्स होते हैं ना, तो मतलब इन चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं मैकेनिज्म में मेनली हम कहें तो। ठीक है, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में कहें हम हीट से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं, हीट इंजन, जनरेटर, एंट्रोपी, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम चीज़ें हीट से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फिनोमेना से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा आप ऑप्टिक्स में लाइट से रिलेटेड पढ़ते हैं, और लाइट से रिलेटेड मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, मीन्स ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, और ऐसा कुछ ख़ास इसमें से नहीं आता है, हमें से शॉर्ट में इनके नोट्स आप बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा इसमें फोर्सेस जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हम मीन्स क्लासिकल फिज़िक्स के पार्ट्स, और अभी हम 11th में 90% लगभग मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।